दोस्तों, पहलगाम का जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसको लेकर एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आखिरकार हथियार कहां पर छिपाए गए, हैंडलर्स कहां पर बैठे हुए थे, और हाशिम मूसा जो कि इसको पूरा तरीके से ऑपरेट कर रहा था, उसने किस तरीके से पाकिस्तान से संपर्क किया, आखिरकार वो भारतीय रडार में क्यों नहीं आ पाए। इन सारी बातों का खुलासा जो है वो एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में किया है। एक वर्ड जो है वो हमेशा यूज में आ रहा है, ओजीडब्ल्यू। ये ओजीडब्ल्यू क्या है उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे और किस तरीके से ये काम करते हैं, उनके काम करने की टेक्निक जो है वो भी हम लोग समझते हैं। लेकिन ये जो फोटो थी वो वायरल हुई थी। इसमें लेफ्टिनेंट की पत्नी जो है वो अपने ही पति के शव के पास में बैठी हुई है। 16 अप्रैल को ही इनकी शादी हुई थी, महज 6 से 7 दिन पहले, और यहां पर हनीमून के लिए वो कश्मीर के अंदर आए हुए थे। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि अपनी खुशियों को वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए कश्मीर में थे। लेकिन 22 अप्रैल को ये अटैक हुआ और 22 अप्रैल के अटैक के बाद में 26 लोग उसके अंदर मारे गए जो कि अलग अलग राज्यों से थे। उसके बाद में टीआरएफ एक नई जो है एक प्रॉक्सी ग्रुप सामने निकलकर आता है और उसने कहा कि यह हमला हमने करवाया है। ठीक है ना। तो टीआरएफ द रेजिलेंट फ्रंट इसका नाम है और ये लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। लश्कर तैयबा खुद जो है वो अटैक नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पहले तो बैन किया हुआ है ही, और वो प्रॉक्सी एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर चुका है जो कि 2019 से एक्टिव है। आप लोग को पता होगा हाफिज सईद के बारे में। हाफिज सईद लश्कर तैयबा का अभी चीफ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसको भी वो हेड करता है, वहां पर वो रन करता है। उसका बेटा भी साथ में जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को चलाता है। अब जब ये अटैक हुआ तो भारत ने सिंधु नदी जो थी इसके पानी को रोक दिया था, और पाकिस्तान ने भी क्या किया कि शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया। ये सब कुछ चल रहा था और एनआईए ने कल के रोज एक 3 घंटे वहां पर सर्च किया और डीजी वहां पर 3 घंटे तक रुके थे। उन्होंने खुद ने मुआयना किया था और एनआईए की टीम पूरे दिन भर वहां पर थी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है उसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझेंगे और वाकई में आप लोग को लगेगा कश्मीर के अंदर अभी जो लोग एक्टिव हैं ओजीडब्ल्यूज उनको कहा जा रहा है। तो कश्मीर से ओजीडब्ल्यू का होगा संपूर्ण नाश, ऐसे न्यूज चैनल जो है दिखा रहे थे। हम तो न्यूज चैनल नहीं है, हम तो आपको एक जानकारी, बड़ी बेहतरीन और सटीक जानकारी प्रेजेंट करते हैं। तो ये आखिरकार ये ओजीडब्ल्यू होता क्या है? ओवरग्राउंड वर्कर्स इनको कहते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर जो कि एक खच्चर चलाने वाला हो सकता है, वहां का रेजिडेंट हो सकता है, एक गाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं। जैसे इस व्यक्ति ने एक लेडी से ये पूछा था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, उस लेडी ने कहा था कि हम तो मुस्लिम हैं, है ना, कह दिया था। एक लेडी ने ये भी कहा था कि हम तो हिंदू हैं, सबका अलग अलग था। तो पूछा कितने लोग हो, बोला हम 10 से 12 लोग हैं। तो फिर ये जो था वो धर्म पूछ रहा था इस तरीके से, और ये उसी दिन की बात थी। और ये क्या होते हैं, ऐसे ही लोग जो है वो ओजीडब्ल्यूज कहलाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं फिर आतंकवादियों के साथ में कि यहां पर इतने हिंदू हैं, इस तरीके से यहां पर जो है ज्यादा डेंसिटी के अंदर लोग हैं, इनको ओजीडब्ल्यूज हम लोग कहते हैं। और ये ओजीडब्ल्यू, तो अब एनआईए का ये कहना है कि ओजीडब्ल्यूज की सहायता से ही ये पूरा का पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। इसके अंदर लगभग 16 ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए, कंफर्म, कि उन्होंने जरूर जो है इनकी मदद की थी, ठीक है ना। तो ओजीडब्ल्यूज का इसके अंदर रोल है, पहली बात। दूसरी बात, हाशिम मूसा जो कि इस घटना को अंजाम देता है, वो आतंकवादी जो कि अपने हैंडलर्स के साथ में, पीओके में बैठे हुए हैंडलर्स के साथ में जुड़ा हुआ था। अब इन्होंने पिछले 20 दिनों से कोई भी फोन कॉल, किसी भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया। ये जो आतंकवादी थे इन्होंने किसी भी फोन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ट्रैक नहीं हो पाए थे कि आखिरकार ये हलचल कहां पर चल रही है। अब ये बातचीत कैसे कर रहे थे? ओजीडब्ल्यूज के माध्यम से। ओजीडब्ल्यू को बात कहते और ओजीडब्ल्यू जो है वो जाकर उनको बात पता था। इस तरीके से कम्युनिकेशन इनका चल रहा था, क्योंकि कोई सैटेलाइट फोन वगैरह इन्होंने यूज नहीं किया पिछले 20 दिन के अंदर, और फिर उसको ट्रैक जो है हम लोग भी नहीं कर पाए। तो पीओके के अंदर जो हैंडलर बैठा हुआ था उसके साथ में संपर्क थे, और वो जो हैंडलर था वो पाकिस्तान के साथ में संपर्क में था, ऐसा एनआईए ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दावा किया है। बात यह है कि वो जो पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं, है ना, माउंटेन रेंज है, उसको पार करने में बहुत समय लगता है और इतना आसान नहीं है उनको पार करना। इसका मतलब है कि आतंकवादी अपने साथ में राशन वगैरह सब कुछ लेके आए होंगे क्या इतना दूर से? नहीं,
उनको वहीं पर प्रोवाइड करवाया गया था, हथियार वगैरह सब वहां पे प्रोवाइड करवाए गए। तो फिर एनआईए ये कह रहा है अब कि राशन, क्योंकि अभी तक वो फरार हैं, पता नहीं है कि है कहां पर, तो उनको खाने पीने का इंतजाम सब कुछ ओजीडब्ल्यूज कर रहे हैं। साथ ही में हथियार कहां पर छिपाए, तो जब आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम के अंदर बेताब वैली, अरू वैली, चंदनवाड़ी, बैसरन घाटी जहां पर हमला हुआ है, ये घूमने के स्थान हैं, बड़े गजब हैं। इनमें से बेताब वैली के अंदर 20 अप्रैल से पहले ही हथियार छिपा दिए गए थे। विश्वास करेंगे आप, आज से कुछ समय पहले, मतलब 2-3 दिन पहले, एक व्यक्ति जो था वो अपने बच्चे की फोटो खींच रहा था बेताब वैली के अंदर, और जब फोटो क्लिक कर रहा था तो पीछे से 2 लोग गुजरे। जब वो 2 लोग गुजरे तो उसने जब फोटो क्लिक की तो वो रुक गया कि अब वो लोग गुजर रहे हैं, पहले उनको गुजर जाने दीजिए, है ना। तो वो जो फोटो क्लिक करने वाला व्यक्ति था, उसने वो फोटो क्लिक की और उस फोटो के अंदर वो 2 लोग आ भी गए। बाद में जब आतंकवादी ये घटना हुई, उसके बाद में उनके स्केच सामने आए, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इनको देखा था बेताब वैली के अंदर, कि वही लोग थे बेताब वैली के अंदर। तो वो जो 2 लोग थे जो बेताब वैली के अंदर थे, वही वहां पर हथियार छिपाने के लिए गए थे पहले। तो हथियार हो सकता है कि 10 दिन पहले छिपा दिए गए हों, 20 दिन पहले छिपा दिए गए हों। अब पहलगाम और बेताब वैली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करने के अंदर महज और महज 1 घंटा मान लीजिए, 1.5 घंटा मान लीजिए। तो मतलब यह हुआ कि सबसे पहले वो कहां से आए, वो आए पीर पंजाल, जो सीरीज श्रेणियां है, माउंटेन रेंज है, वहां से वो आए। उसके बाद में फिर वो बेताब वैली के अंदर, वहां से उन्होंने हथियार लिए होंगे, या फिर हो सकता है कि बेताब वैली से किसी ने हथियार पहलगाम तक पहुंचा दिए होंगे ओजीडब्ल्यू ने, और फिर वहां से उन्होंने हथियार लिए, और वहां पर जो शॉप्स बनी हुई थी, दुकानें बनी हुई थी, उसके पीछे से वो निकल कर आए और गोले चलाना शुरू कर दिया था। वो जो ये लड़की जो थी, ये हंस रही थी कि यार तुम लोग इंडियन आर्मी की ड्रेस पहने हुए हो, है ना, हंस रही थी, तुम ऐसे कैसे पूछ रहे हो हमसे कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उसको हंसी आ रही थी, वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है क्या। और इतनी में जैसे पूछा कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उसने बोला हिंदू है, गोले छोड़ा दिया और उसकी हंसी रुक गई। बोला यार ये क्या हुआ, इन्होंने तो इंडिया आर्मी की ड्रेस पहन रखी है और ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो एनआईए ने साफ तौर पर खुलासा किया है कि ओजीडब्ल्यूज ने इनका साथ दिया है। कश्मीरियों की बिना मिली भगत के ये चीज जो है पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, अब बात यह है, जब आप कश्मीर के अंदर जाएंगे तो जिसको आप लोग कहते हैं कश्मीरियत, है ना, वो कहीं ना कहीं गायब है वहां से। कश्मीर के लोगों को चिंता है केवल अपने टूरिज्म की, उनको ये चिंता नहीं कि 26 लोग मारे गए। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जिसमें ऐसा लग रहा है उन वीडियोस को देखकर कि वो बाहरी तौर पर तो हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो आज पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन वास्तविकता यही है। पाकिस्तान को उन 26 लोगों का दर्द नहीं है, कश्मीरियों को माफ कीजिएगा, है ना, हकीकत तो उनको, कश्मीरियों को उन 26 लोगों के मरने का दर्द नहीं है। उनको यह दर्द है कि आज करोड़ों रुपए से उन्होंने होटल्स वगैरह ली होंगी, लीज पर ली होंगी, ठेके पर ली होंगी, वो आज जैसे ही ये सीजन आया सब तहस नहस हो गई। उनको इस बात का आज अफसोस है ना। आप लोग क्या राय है, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिरकार कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।